हाय एवरीवन, आइसोमेरिज्म कर रहे थे हम लोग और इसके पहले 2 लेक्चर्स पे हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म तक करा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें मेटामेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद, हालांकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन तो वही 3 हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट ये 4 नंबर में आता है मेटामेरिज्म। तो देखो, इसके पहले जो 3 आइसोमेरिज्म पढ़े हो सबका जो हेडिंग था ना वहीं डेफिनेशन छुपा हुआ था। चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट। तो वैसे इसके नाम में जाओगे तो नाम से इसका कुछ क्लियर डेफिनेशन पता नहीं चलता है। मेटामेरिज्म तो इसमें होता है क्या है ना, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म which arises due to the difference in number of carbon atoms around the functional group, फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल कार्बन एटम का संख्या में अंतर होगा, तो उसके वजह से जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एराइज होगा उसे हम कहेंगे मेटामेरिज्म। मतलब इसमें किस चीज़ का अंतर होगा, तो फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल कार्बन एटम के संख्या में अंतर होगा। एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ईथर्स की। तो ईथर्स में जैसे एक हम ले लें CH3 CH2 CH2 OCH3 और एक और ले लें CH3 CH2 O CH2 CH3। ऐसा 2 तरीके का। इन दोनों में देखो कार्बन चेन का जो अरेंजमेंट है उसमें कोई अंतर नहीं है। लीनियर अरेंजमेंट यहाँ भी है, लीनियर अरेंजमेंट यहाँ भी है। तो चूंकि कार्बन चेन का अरेंजमेंट सेम है, इसका मतलब ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है ईथर, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। इसके पोजीशन की बात करें तो भी सेम है। तुम इसका IUPAC नाम लिखोगे तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 पे आ जाएगा और इसमें भी 1 पे ही है। तो पोजीशन सेम है, कार्बन चेन का अरेंजमेंट सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। इसका मतलब उन तीनों में से कोई भी आइसोमेरिज्म या नहीं होगा। तो हमें देखना है कि इनमें अंतर क्या है, किस चीज़ का अंतर हमें दिख रहा है। तो अंतर साफ साफ हमें दिख रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अगल बगल कार्बन के संख्या में। यहाँ फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है, जबकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन। कॉमन नेम हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब मेटामेरिज्म को डिफाइन करते हैं। तो मतलब यहाँ से तुम इसका नाम कॉमन नेम के आधार पे लिखोगे। क्या हो सकता है इसका नाम? मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। और इसका नाम लिखोगे तो डाई इथाइल ईथर। ऐसा इस तरीके से नाम। हाँ, IUPAC नाम के आधार पे लिखोगे तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा 1-मिथॉक्सी प्रोपेन और इसका लिखोगे तो इथॉक्सी इथेन। तो देखो, यदि IUPAC नाम के आधार पे चलते हो ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है हम लोग को कार्बन पहचानने में, लेकिन कॉमन नेम लिख रहे हो तो साफ पता चल रहा है कि ईथर है जिसमें एक तरफ मिथाइल है एक तरफ एन प्रोपाइल है। ईथर है जिसमें दोनों तरफ क्या है? इथाइल है। तो ये नाम के आधार पे हमें कार्बन साफ साफ पता चल जा रहा है। तो ये कॉमन नेम ज़्यादा मायने रखते हैं। यदि किसी का लिखना हो क्या मेटामेरिज्म में, यदि उसका नाम लिखना हो तो IUPAC नाम यहाँ लेस वैल्यूबल है। अच्छा, ये ज़्यादा स्पष्ट होगा यदि हम लोग यहाँ कीटोन लेकर के चलें। कीटोन में जैसे कि एक इस तरह का कीटोन है और एक इस तरह का कीटोन है, 2। अब यदि इसका IUPAC नाम तुम लिखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन।
और इसका लिखोगे 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ऑन ऐसे। अब यदि इस आधार पे लिखते हो तो 2 ऑन और 3 ऑन तो यहाँ पोजीशन के डिफरेंस को बता रहा है ना, तो ये तो पोजीशनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, ये तो पोजीशनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे इस आधार पे, क्योंकि जैसा तुम नाम लिखे हो उससे हमें अंतर दिख रहा है पोजीशन का, कि एक जगह कीटोन सेकेंड पे है, एक जगह कीटोन थर्ड पे है, 2 ऑन और 3 एन। कार्बन का यहाँ कहाँ मतलब पता चल रहा है, कार्बन तो दोनों में पेंटेन पेंट, लेकिन यदि तुम इसका यहाँ कॉमन नेम लिखते हो तो कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। वैसे इसका यदि लिखते हो कॉमन नेम तो डाइथाइल कीटोन, ऐसा। अब यहाँ अंतर पता चल रहा है ना, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन की, कीटोन में एक तरफ मिथाइल है एक तरफ एन प्रोपाइल है, और यहाँ कीटोन में दोनों तरफ इथाइल है। अब हमें पता चल रहा है इस चीज़ के बारे में। तो आईपीएसी नाम वही बता रहे थे कि आईपीएसी नाम मेटामेरिज्म के केस में लेस वैल्यूबल है, आप कॉमन नेम के आधार पे इसको ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाओगे, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो मेटामेरिज्म तो यहाँ पोजिशनल आइसोमेरिज्म आ जा रहा है, मेटामेरिज्म यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पोजिशनल हम नहीं कहेंगे, यहाँ ठीक है, वहाँ पोजिशनल आ जा रहा है कीटोन के केस में। तो कीटोन के केस में मेटामेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म अलग अलग नहीं है, वे दोनों एक ही लेकर के चल रहा है, ओनली फॉर कीटोन। यदि हम लोग लेकर के चले यहाँ सेकेंडरी एमीन्स तो वहाँ भी अंतर दिखेंगे, या टर्शियरी एमीन, प्राइमरी एमीन के अलावे सेकेंडरी या टर्शियरी यदि लेकर के चला जाए तो, जैसे मान लो सेकेंडरी एमीन में हम ले लें CH3 CH2 CH2 CH2N CH3H, ठीक है। इसी के अलग अलग फॉर्म बनाए जाएं, CH3 CH2N CH2 CH2 CH3H, ऐसे। इन दोनों में देखोगे तो कार्बन चेन का अरेंजमेंट लीनियर है, यहाँ भी लीनियर है यहाँ भी लीनियर है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी सेम है, यहाँ भी 1 पे आ जाएगा यहाँ भी 1 पे आ जाएगा, इधर से नंबरिंग होगा। फंक्शनल ग्रुप तो ऑलरेडी सेम है 2 डिग्री एमीन, लेकिन यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उससे लेफ्ट साइड में देखोगे 4 कार्बन है और यहाँ लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में यहाँ 1 कार्बन है, राइट साइड में 3। तो यदि इसका कॉमन नेम लिखते हो जो क्या होगा एन ब्यूटाइल मिथाइल एमीन, और यहाँ लिखोगे तो इथाइल एन प्रोपाइल मिथाइल एन प्रोपाइल एमीन। तो यहाँ अंतर दिख रहा है, एक तरफ इथाइल एक तरफ एन प्रोपाइल, एक तरफ ब्यूटाइल एक तरफ मिथाइल। लेकिन वही आईपीएसी नाम लिखते हो तो आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका, एन मिथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ चुके हैं तो अभी उसमें समय नहीं दिया जाएगा। इसका नाम लिखोगे तो एन इथाइल प्रोपेन 1 एमीन। देखो यहाँ भी पोजीशन ठीक है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो पोजिशनल तो होने से रहा, कार्बन का अंतर है दोनों तरफ। तो यदि ऐसा हो कि सब कुछ सेम रहे लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल कार्बन एटम का संख्या डिफरेंट हो, देन दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, नॉट वेरी कॉमन लाइक फंक्शनल पोजिशनल और चेन आइसोमेरिज्म, बट वी हैव टू रीड अबाउट दिस because for some compounds, especially for ether secondary amines, it has importance. For ketone it is less valuable. In case of ketone, metamerism and positional isomerism are same. चलो अब इसमें आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, अगेन यहाँ नाम से पता चल रहा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म में द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, in which one member possesses open chain and the other has a ring structure is called ring chain isomerism.
इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कि उस तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें एक मेंबर का ओपन चेन रहेगा और दूसरे मेंबर का रिंग स्ट्रक्चर रहेगा। फार्मूला सेम होगा, आइसोमेरिज्म लिख रहे हो इसका मतलब कि फार्मूला तो सेम ही होना है, लेकिन अंतर इस बात का होगा कि उसमें से जो कंपाउंड्स होंगे, उसके जो मेंबर्स होंगे, उसमें से एक मेंबर का ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा और दूसरे का रिंग स्ट्रक्चर होगा। यह आइसोमेरिज्म भी बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ आता है उस कैटेगरी में, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसके हैं अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन, अल्कीन और साइक्लोअल्केन। तो अल्कीन में जैसे हम लोग ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। साइक्लोअल्केन में ले लें CH2 CH2 CH2। इसी को हम लोग लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिखाएगा, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। एक कार्बन हाइड्रोजन के टर्म में है और दूसरा ऐसे बॉन्ड लाइन के टर्म में है। अब दोनों का देख लो फॉर्मूला, दोनों में तुम्हें 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन दिखेंगे, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, लेकिन एक का ओपन चेन है और दूसरे का रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए कहलाया रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कि रिंग स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर। बस नेक्स्ट इसी में हम लोग लिख सकते हैं डाइइन या फिर अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन। अल्कीन है, साइक्लोअल्कीन है, यहाँ साइक्लोअल्केन था। जैसे एक हम ले लें यहाँ से ब्यूटाडाइइन, ब्यूटा-13 डाइइन, एंड इसी का हम बना दे यहाँ साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटाडाइन और साइक्लोब्यूटीन। दोनों में देखा जाए फॉर्मूला सेम ही दिखेगा, C4H6, 2 3 4 2 6 4 कार्बन, यहाँ भी वही चीज़ है। इसी को हम बॉन्ड लाइन से दिखाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसा हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। लेकिन इसको हम अल्काइन के साथ भी देख सकते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर, तो यहाँ भी वही चीज़ है, इसमें भी 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और फिर वाला रिंग स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी यह कहलाएगा क्या, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसमें कंसिडर किया जा सकता है अल्कीनॉल एंड साइक्लिक ईथर, अल्कीनॉल एंड साइक्लिक ईथर। तो अल्कीनॉल में जैसे हम ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ऐसा नाम लिखोगे यहाँ 1 2 3, प्रोप 2 in 1 ऑल, एंड ऐसा। साइक्लिक ईथर है, इसका नेम है ऑक्सीटेन, कॉमन नेम के आधार पर लिखते हैं हम लोग। फॉर्मूला अगेन दोनों का सेम होगा, C3H6O, 2 1 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, C3H6O ऐसा। तो ऐसे ही रिंग चेन आइसोमेरिज्म, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है इसमें, ये 3 कैटेगरी बताए, अल्कीन का साइक्लोअल्केन से, डाइइन या अल्काइन का साइक्लोअल्कीन से, और अल्कीनॉल का साइक्लिक ईथर के साथ। तो इतना सा बात को याद रखना है हमें। अब इसके बाद जो इसमें आता है, इसके बाद अब जो इसमें आता है वह आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में एक्चुअली है नहीं मुख्य रूप से, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग, बुक्स में दे देता है तो पढ़ लेते हैं, और वह है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का टाइप नहीं माना जाता है, इसे एक डिस्टिंक्ट टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, और बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब कि बहुत वाइड भी है, एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग टॉटोमेरिज पे। लेकिन चूंकि इंटरमीडिएट लेवल तक आप पढ़ोगे तो उतना पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, इस टॉपिक से आसान सा टॉपिक है नहीं, तो हम लोग उस टॉटोमेरिज को कवर अप करके चलेंगे जो अभी हमें क्लास 11th और 12th के रिएक्शंस में पढ़ने हैं। है तो कई टाइप इसका, लेकिन वही हम कहें कि इस पर पूरा बताने लगा जाए तो एक चैप्टर बन जाता है टॉटोमेरिज को लेकर के। तो उस पूरे चैप्टर को डील करने से कोई मतलब नहीं हमें, बस उस टॉपिक को करेंगे जो 11-12 में हमें पढ़ना है। और उसमें आता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज। दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टॉटोमेरिज, जो अभी से लेकर के 11-12 में रिएक्शन जो आप पढ़ेंगे, इवन आगे भी जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं उसमें से यही यूज होता है। तो इसी को हम लोग डील करने वाले हैं, कीटो इनोल टॉटोमेरिज। अब यहाँ से यदि इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज which arises due to 1,3 migration of प्रोटोन अभी यहाँ H+ को कहा जाएगा, फ्रॉम वन polyvalent atom to other within a molecule and the isomers thus obtained are in dynamic equilibrium with each other is called टॉटोमेरिज। ये डेफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा कि बड़ा आसान चीज़ है नहीं। क्या लिखें, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज विच arises ड्यू टू 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम वन polyvalent एटम टू अदर विदिन a molecule and the isomers thus obtained are in dynamic equilibrium with each other। इसमें से सारे लाइन को हम लोग अलग अलग पढ़ के चलेंगे। सबसे पहला बात हम शुरू में क्लैरिफाई कर दिए कि आइसोमेरिज में ही आता नहीं है, लेकिन हम लोग ले करके चलते हैं, बुक्स वगैरह में साथ में दिया हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं हम बताएंगे कि कैसे अंतर है इसमें। तो उस तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज कह रहे हैं, मतलब फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, जिसमें 1,3 माइग्रेशन होता है। किसका? प्रोटोन का। 1,3 माइग्रेशन होता है किसका? प्रोटोन का। प्रोटोन यहाँ हम H+ को कहेंगे। याद रखोगे कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटोन का मतलब H+। वजह बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम जान रहे हैं 1, तो उस हिसाब से यदि यहाँ से देखोगे तो प्रोटोन इसमें हो जाएगा 1 एटॉमिक नंबर के बराबर, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 1, और न्यूट्रॉन तो इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है प्रोटियम वाला लिखा हुआ है ना, H प्रोटियम को बतलाता है, आइसोटोप जो हाइड्रोजन का है जो मोस्ट एबंडेंट है। ऐसा, अब यदि इस H पे तुम प्लस दे दोगे तो एक प्लस आने का मतलब कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। प्रोटोन पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा। इलेक्ट्रॉन जो 1 था वो 0 होगा, न्यूट्रॉन भी 0 होगा। तो कहने का मतलब कि H+ वैसा केमिकल स्पीसीज है जिसके अंदर एक प्रोटोन के अलावे और कुछ भी नहीं है, और कोई भी केमिकल स्पीसीज ऐसा नहीं है जिसमें केवल प्रोटोन हो सिवाय H+ का। कोई भी ले लो, आप बोलोगे सर लिथियम पे हम 3+ दे दें तो ठीक है, प्रोटोन 3 रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन 7-3 जो होता है 4 ही तो आ जाएगा ना, न्यूट्रॉन तो आ जाएगा ना इसमें, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्लस दे दिए तो इलेक्ट्रॉन सारा गायब कर दिए, लेकिन न्यूट्रॉन तो बच ही जाएगा। सो H+ एकमात्र वैसा केमिकल स्पीसीज है जिसके अंदर प्रोटोन के अलावे कुछ नहीं है, दैट्स वाई H+ को हम प्रोटोन कहते हैं। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे और प्रोटोन का बात किया जाए, बार बार आएगा प्रोटोनेशन कर रहे हैं, डीप्रोटोनेशन कर रहे हैं, तो समझना प्रोटोनेशन में H+ को जोड़ा जा रहा है, डीप्रोटोनेशन में H+ को हटाया जा रहा है, तो इस प्रोटोन का मतलब याद रखना है। तो टॉटोमेरिज में जो अभी हम बताए कि इसमें 1,3 माइग्रेशन होता है प्रोटोन का, मतलब H+ फर्स्ट पोजीशन से
थर्ड पोजीशन पे जाता है। हम फर्स्ट कार्बन से थर्ड कार्बन नहीं कह रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन। अब वो क्या है वो बताएंगे अभी। और जो फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे जाएगा तो वह फर्स्ट पोजीशन पे भी कोई पॉलीवैलेंट एटम होगा जिसका वैलेंसी 1 से ज़्यादा होगा, और यहाँ भी कोई पॉलीवैलेंट एटम होगा थर्ड पे भी। पॉलीवैलेंट एटम में जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, जिसका वैलेंसी 1 से ज़्यादा होता है। हैलोजन जनरली इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में हैलोजन जो होते हैं वे मेनली सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, तो हैलोजन को यहाँ हम लोग नहीं लेंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मुख्य रूप से सल्फर भी हो सकता है ऐसा। उसके बाद ही आगे का क्या है इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक हम लोग पकड़ के रखें कि कीटो इनोल टॉटोमेरीज में 1,3 माइग्रेशन होता है प्रोटॉन का एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम में। पॉलीवैलेंट एटम का मतलब हम बताए जिसका वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एक अल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेकर के चले हम, एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेकर के चले। अच्छा, उसके पहले भी यहाँ से देखो, ये जो हम लिखे ना कि प्रोटॉन का माइग्रेशन होगा, तो इसमें याद रखोगे कि यह जो प्रोटॉन होगा H+, वह होगा अल्फा कार्बन का। अभी अल्फा कार्बन नया चीज़ आ रहा है, बार बार जो आगे आने वाला है, इसलिए भी ध्यान से समझोगे। किसी भी मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप है, FGP फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो यह फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। इस कार्बन के बगल में जो कार्बन होगा वो होगा बीटा कार्बन, इसके बगल में जो कार्बन होगा ये होगा गामा कार्बन, अगेन इसके बगल में जो होगा डेल्टा, इसके बगल में होगा एप्सिलॉन, और इसके बगल में होगा ओमेगा। इतना याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वह कहलाएगा अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन, देन गामा, देन डेल्टा, देन एप्सिलॉन, एंड दिस वन इज ओमेगा। ओमेगा किनारे वाला कार्बन को कहते हैं, टर्मिनल कार्बन, ठीक है। अब इसमें से अल्फा कार्बन से यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो गामा हाइड्रोजन। इस तरह से तो हाइड्रोजन के लिए अल्फा बीटा गामा नहीं है, बल्कि वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके लिए अल्फा बीटा गामा होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन कोई बोलेगा ना तो समझोगे अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन कोई बोलेगा तो आप कहोगे बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। और ये टर्म आएंगे, अल्फा बीटा इज वेरी कॉमन, अल्फा बीटा ये बड़ा कॉमन है, गामा नहीं, अल्फा बीटा बड़ा कॉमन है, याद रखोगे। है कभी कभी गामा वगैरह आता है, लेकिन अल्फा बीटा वेरी कॉमन, ये बार बार आने वाले हैं ऐसा। तो यहाँ जो लिखे हैं कि 1,3 माइग्रेशन प्रोटॉन का होता है H+ का, वह हाइड्रोजन रहता है कौन कार्बन का, अल्फा कार्बन का, इतना याद रखना, ठीक है। अब चलो एक अल्डिहाइड एग्जाम्पल लेकर के चले हम ऐसा। दिस वन इज एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, ठीक। यह पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन को कहेंगे अल्फा। दिस वन इज नॉट अल्फा कार्बन, दिस इज द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सो दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हम इसे नहीं लेंगे अल्फा में, बल्कि इसके बगल में जो है उसको अल्फा में लेंगे। और इस अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो आगे कैसे प्रोसीड करेगा इसको। कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा है और एक पाई है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑक्सीजन क्या करेगा कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये सारे कॉमन फैक्ट हैं जो हमेशा काम आएंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरली पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ऐसा करने से ही हो जाएगा HCH, यहाँ H, इस सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, O पे 2 लोन पेयर पहले से था, 1 लोन पेयर और आएगा, लोन पेयर बढ़ गया ऑक्सीजन पे, तो इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बढ़ गया। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 7 हो जाएंगे, 2 4 6, एक इस बॉन्ड में 7, जबकि ऑक्सीजन का वैलेंस में अपना 6 ही होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा है, दैट्स वाई यहाँ एक नेगेटिव आएगा। इस कार्बन का यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, जबकि यहाँ 1 2 3 है, एक कम है, दैट्स वाई यहाँ एक प्लस आएगा। ऐसा चार्ज डेवलप हो गया। अब कोई भी केमिकल स्पीसीज जिस पे चार्ज है वह हमेशा लेस स्टेबल या अनस्टेबल होता है।
कोई भी एटम नहीं चाहता है कि उस पर किसी प्रकार का चार्ज रहे। चार्ज में एक प्रकार का दाग, तो खुद सोचो ना, कोई व्यक्ति चाहता है क्या उस पर किसी प्रकार का दाग हो? नहीं है, तो उस दाग को मिटाना चाहेगा, हटाना चाहेगा। उसी प्रकार से यदि इस कार्बन पे प्लस आ गया, चाहेगा प्लस हटे, ऑक्सीजन पे माइनस है, चाहेगा माइनस हटे। ठीक, अब जब इस कार्बन पे पॉजिटिव आया तो हम जानते हैं कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो अब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है ही, इस कार्बन से ज़्यादा। अभी क्या करेगा कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो फिर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? ये देखेगा कि हमसे कमज़ोर तो जुड़ा हुआ है यहाँ हाइड्रोजन, तो ये फाइनली टूट पड़ेगा हाइड्रोजन पे कि भाई इलेक्ट्रॉन तुम दो, हम नहीं देंगे। या देखो ई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवाएगा, ये जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा देगा। समझे क्यों हुआ? सो इस पर प्लस आया, उस वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बदले में ये कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तीनों का थोड़ा थोड़ा खींचेगा। तो फाइनली यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और यदि ऐसा हुआ तो HCH, यहाँ H बचेगा बिना बॉन्ड का, यहाँ डबल बॉन्ड CO पे माइनस और ये H। तो चलो अब इस कार्बन का प्लस हट गया क्योंकि 4 बॉन्ड हो गया पहले के जैसा, 3 के बदले अब 4, लेकिन फंसा तो ये हाइड्रोजन ना, इस पे प्लस आ जाएगा। ये जो एक बॉन्ड था बिना बॉन्ड का हो गया, बिना इलेक्ट्रॉन का हो गया, तो अब H पे प्लस आ गया। H पे प्लस आना कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि H प्लस इतना लाइट है कि कहीं भी जा कर के जुड़ सकता है। तो अभी जो वो माइनस देख रहे हैं ना, ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन से H प्लस को जोड़ेगा, तो हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड COH और यहाँ H, ऐसा। बस अब देखो मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया मतलब ठीक पहले के जैसे। अब तुम इन चीज़ों को भूल जाओ, अब तुम इन दोनों को देखो, बस इन दोनों को अब तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि यहाँ जो अल्फा कार्बन का या हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा था, ये हाइड्रोजन अब इसके पास नहीं बचा, CH3 की जगह CH2 हो गया, बल्कि यह हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास। तो यह जो अल्फा कार्बन है इसे हम कहेंगे पोजीशन नंबर 1, बगल वाले कार्बन को पोजीशन नंबर 2, और यह जो ऑक्सीजन है वो हो गया पोजीशन नंबर 3। तो हुआ क्या कि यह जो हाइड्रोजन पोजीशन नंबर 1 पे था वो माइग्रेट करके चला गया पोजीशन नंबर 3 पे, यहाँ से यहाँ। और जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन माइग्रेट करे फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे, दिस इज कॉल्ड टाउटोमेरिज, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टाउटोमेरिज। ऐसा अब जो ये 2 कंपाउंड बना है, कह रहा है कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम जानते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई है। इसका मतलब कि यदि प्रोटॉन का माइग्रेशन हुआ यहाँ, तो यह प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास टिक ही जाए, जरूरी नहीं है, ये वापस यहाँ आ सकता है। देखो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ सिंगल फिर यहाँ डबल, हाइड्रोजन उड़ करके यहीं आ जाएगा। एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं, तुम चाहो तो इसको आइसोलेट करके रख सकते हो, तुम चाहो तो इसको भी आइसोलेट करके रख सकते हो। हाँ, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग अमाउंट में होगा। यदि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, और ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, वो माइग्रेशन होता है, अपने आप होता है, और उस वजह से जो है मॉलिक्यूल एक फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 1,3 माइग्रेशन होने के वजह से। पहले हाइड्रोजन था कार्बन के पास, कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, वैलेंसी 4। यह हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास जो डाइवैलेंट है, मतलब दोनों पॉलीवैलेंट एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों। तो एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम पे जा रहा है, यही तो है डेफिनेशन में। अब देखो पूरा बात क्लियर हो जाएगा। 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन समझ गए क्या है, फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पे चला जाना। अपने आप नहीं, क्यों गया ये वजह हम बताए, कैसे बॉन्ड शिफ्ट किया, कैसे हाइड्रोजन गया सो। और जो माइग्रेशन होगा वो कह रहा है कि एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम में, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और इस तरह से जो आइसोमर मिलेंगे वे एक दूसरे से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होंगे। इसका मॉलिक्यूल इसमें बदलते रहेगा, इसका मॉलिक्यूल इसमें बदलते रहेगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, और जो कम स्टेबल होगा कम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यही तो हुआ है पूरे में। अच्छा, तो ये था कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म का स्टार्टिंग। अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है जो हम बताएंगे आगे, बस अभी स्टार्टिंग था ये चीज़। इतना से हमें बेसिक आइडिया हमको लग गया कि टाउटोमेरिज्म का जो सिंपलेस्ट टाइप है कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म, इसमें बेसिकली होता क्या है, तो एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम पे प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है, और ऐसा करने के बाद जो 2 आइसोमर बनते हैं, ये दोनों आइसोलेबल हैं, आइसोलेट किया जा सकता है इन्हें,
और एक दूसरे से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बीच वाला तो बताए, हम समझाए, ये सब आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, इनका आइसोलेशन पॉसिबल है। तुम चाहो तो इसको अलग आइसोलेट कर सकते हो, इसको अलग आइसोलेट करके रख सकते हो। बाकी टॉटोमेरिन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।